हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन का जो सीरीज चला रहे हैं, आज का वीडियो जो है लेवल 2 है। लेवल 1 में लगभग हम 134 क्वेश्चन आंसर का सॉल्व करेंगे और इसमें ज़्यादा नहीं है, टोटल 60 क्वेश्चन है लेवल 2 में। तो लेवल 1 पर अभी 2 वीडियो दे चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर 40 तक सॉल्व करा दिए हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्द देंगे। आज हम लेवल 2 से पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करा रहे हैं। तो आपका जो सीबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है रामबाण साबित होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो लेवल 1 के लगभग 130 प्लस एमसीक्यू हैं और लेवल 2 के करीब 60 एमसीक्यू हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को जब ऐड कीजिएगा तो 190 के आसपास होती हैं। तो ये दोनों लेवल 1 और लेवल 2 का वनली सॉल्व कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख लीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसमें 100% आपको सफलता दिलाएगी। तो आइए शानदार तरीक़ा से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शानदार तरीक़ा से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। तो लेवल 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम जो सॉल्व करा दिए हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन लेवल 2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा नहीं, 3 पार्ट में आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड हम कर देंगे। 20-20 क्वेश्चन जो है एक पार्ट में होगी, तो 3 पार्ट में 60 क्वेश्चन टोटल हैं, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है 4 संधारित्र प्रत्येक 40 माइक्रोफैराड समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्यकारी धारिता होगी। यानी कि 4 संधारित्र हैं और प्रत्येक का जो मान है 40 माइक्रोफैराड है और सारे जो है समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसका तुल्य जो धारिता होगी क्या होगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 160 माइक्रोफैराड, दूसरा ऑप्शन है 10 माइक्रोफैराड, तीसरा ऑप्शन है 40 माइक्रोफैराड और चौथा ऑप्शन है 5 माइक्रोफैराड। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर पहला का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन का जो फार्मूला होता है CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जितना आपका धारिता होगा सभी का टोटल कर देंगे तो उसका मान आ जाता है। ये पैरेलल में होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैरेलल में, न कि सीरीज में, ठीक है। अगर आपसे सीरीज में पूछा जाएगा तो 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये वाला फार्मूला लगा करके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सीरीज में जोड़िएगा तो इसका 10 माइक्रोफैराड आएगा, जबकि हम पैरेलल में जोड़े तो 160 माइक्रोफैराड आया। तो इसका राइट ऑप्शन हम पहला का ए के साथ चूज किए। बेहद आसान क्वेश्चन था और इससे संबंधित हम कुछ एक महत्वपूर्ण इमेज स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में फार्मूला क्या होता है, उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक विद्युत फ्यूज डॉट डॉट पर आधारित होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है, वह विद्युत के किस प्रभाव पर आधारित होता है, आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है धारा के रासायनिक प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है धारा के चुंबकीय प्रभाव और चौथा ऑप्शन है धारा के प्रकाशीय प्रभाव।
तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का भी राइट ऑप्शन हम ए के साथ ही चूज करेंगे। यानी कि जो फ्यूज होता है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। बात हुई है ऊष्मीय प्रभाव की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। हालांकि इसके ऊपर हम वीडियो दे चुके हैं, विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हम प्रोवाइड करते हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा। 5 मिनट का वीडियो है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम दूसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, जब एक बैटरी चार्ज की जा रही होती है तो टर्मिनल वोल्टेज डॉट डॉट के साथ घट जाती है। यानी कि जब हम कोई बैटरी को चार्ज करते हैं उसका टर्मिनल वोल्टेज के साथ किस मान के साथ वह घट जाता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है चार्जिंग दर में वृद्धि के साथ घट जाती है। दूसरा ऑप्शन है आवेशन बढ़ने के साथ घट जाती है। तीसरा ऑप्शन है तापमान बढ़ने के साथ घटती है। और चौथा ऑप्शन है चार्जिंग दर में कमी के साथ घट जाती है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है हम ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, जब कोई बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है चार्जिंग दर में वृद्धि के साथ थोड़ी सी गिरावट आ जाती है, यानी कि घट जाती है। तो राइट ऑप्शन हम तीसरा का ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सिंबल दिया हुआ है, आपसे इसका नाम पूछा गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर पूछा गया है इस आईएसओ ग्राफिकल प्रतीक का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एनालॉग परिपथ, विद्युत चेतावनी और विस्फोट का खतरा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। अर्थ टर्मिनल के साथ ज़मीन में कनेक्ट करें, यानी कि अर्थिंग का या अर्थ ग्राउंडिंग से कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा का हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 66 kVA तक वोल्टेज के लिए पारेषण लाइन के लिए एक केबल में कितने कोर हो सकते हैं। यानी कि 66 kVA का पारेषण लाइन है, उसमें एक केबल में कितने कोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1 कोर, दूसरा ऑप्शन है 2 कोर, तीसरा ऑप्शन है 3 कोर और चौथा ऑप्शन है 5 कोर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 5वां का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे। 3 कोर का प्रयोग किया जाता है। तो 5वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम सॉल्व कराएंगे आपसे। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम क्वेश्चन पढ़ के आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं। ठीक है, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ है। ठीक है, उसमें प्रतिरोध, इंडक्टर और संधारित्र का वोल्टेज क्रमशः दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रतिरोध का जो वोल्टेज है 5 वोल्ट दिया हुआ है, इंडक्टर का 2 और संधारित्र का 2 वोल्ट दिया हुआ है। तो कुल कितना वोल्टेज प्राप्त होगा आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को किसके साथ राइट ऑप्शन जाएगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपका राइट आंसर आता है तो ज़रूर हम रिप्लाई कर देंगे और वहाँ पर आपका आंसर को पिन भी कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट से दूर हटते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन किससे दूर हटते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेट से दूर हटते हैं, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक प्लेट से दूर हटते हैं, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रल प्लेट से दूर हटते हैं और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण प्लेट से दूर हटते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में स्लिप रिंग में सामान्यतः डॉट डॉट से बना होता है। यानी कि जो स्लिप रिंग होता है वह किससे बना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन का तो नहीं बना होता है क्योंकि
इसका प्रयोग हम ब्रश वगैरह में करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है स्टील का, तीसरा ऑप्शन है कॉपर एलॉय का और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। स्लिप रिंग जो बनी होती है कॉपर एलॉय का बनी होती है। तो राइट ऑप्शन 8वां का हम सी के साथ चूज किए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आर्क वेल्डिंग प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले डीसी जनरेटर का कौन सा प्रकार होता है। जब हम लेवल 1 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो वहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाला ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। तो वहाँ पर स्टेप डाउन को चूज किए थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जनरेटर से संबंधित पूछ दिया है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है श्रेणी जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है शंट जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 9वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में हम प्रयोग किए जाने वाले डीसी जनरेटर का जो प्रयोग करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगर आपसे ट्रांसफार्मर पूछेगा तो ये स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 9वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्थिर लोड की स्थिति में डीसी मोटर की गति किससे प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर केवल फील्ड फ्लक्स से प्रभावित होती है, दूसरा ऑप्शन है केवल आर्मेचर धारा से प्रभावित होती है, तीसरा ऑप्शन है बैक ईएमएफ से प्रभावित होती है और चौथा ऑप्शन है आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स दोनों से प्रभावित होती है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज करेंगे। स्थिर लोड की स्थिति में डीसी मोटर की गति जो है फील्ड फ्लक्स से प्रभावित होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 11। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक सर्किट दिया हुआ है जिसका कुल शक्ति जो है 12 वाट है। सर्किट के श्रृंखला में 4 बराबर मान के प्रतिरोध जुड़े हैं, तो प्रत्येक का जो मान होगा कितना वाट होगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 48 वाट, दूसरा ऑप्शन है 8 वाट, तीसरा ऑप्शन है 12 वाट और चौथा ऑप्शन है 3 वाट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, 4 जो जुड़े हैं वो उसका जो वैल्यू होगी 3-3 वाट का होगा, यानी कि 3 वाट प्लस 3 वाट प्लस 3 वाट प्लस 3 वाट। तो इसका टोटल जो होगा 12 वाट हो जाएगा। 4 बराबर मान के हो गया प्रतिरोध। ठीक है, और प्रत्येक का वैल्यू जो हो जाएगा 3-3 वाट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हम 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता मुख्य रूप से डॉट डॉट पर निर्भर करती है, यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर होती है उसकी दक्षता किस पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कोर हानि पर, दूसरा ऑप्शन है कॉपर हानि पर, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रे हानि पर और चौथा ऑप्शन है डाई इलेक्ट्रिक हानि पर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 12 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाए। एक पावर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है कोर हानि यानी कि लोहा हानि पर निर्भर करती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि लोहा हानि हम किस टेस्ट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, किसी ट्रांसफार्मर का लोहा हानि किस टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, लोहा हानि को हम ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं, जबकि कॉपर हानि को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो 12 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। कोर हानि को लोहा हानि भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। 12 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक डीसी मोटर को डॉट डॉट के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी कि डीसी मोटर को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये डीसी मोटर है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है माउंटिंग प्रकार के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरा चालक के आकार के माध्यम से जान सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कम्यूटेटर के आधार पर पहचान सकते हैं और चौथा ऑप्शन है
वाइंडिंग के आधार पर पहचान सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो यहाँ पर 13 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, कम्यूटेटर, जो डीसी प्रकार की मशीन होती है उसमें कम्यूटेटर लगा होता है। ठीक है, और एसी में जो होता है रोटर है, और डीसी वाला में कम्यूटेटर यानी कि दिक् परिवर्तक इसे कहा जाता है, एक घूमता है। ठीक है, कम्यूटेटर जो होती है हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना होता है, और कम्यूटेटर को हम आर्मेचर के सॉफ्ट पर स्थापित करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक अच्छे प्रदीप्ति स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है इसमें कम लुमिन वाट होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है इसे आसानी से दिखना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है कम रंग के साथ प्रतिपादन सूची होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 14 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। एक अच्छे प्रदीप्ति स्रोत में जो गुण होना चाहिए, ठीक है, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। 14 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में CRO मुख्य रूप से किसका रूप होता है, यानी कि मुख्य रूप से CRO ... है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अमीटर का, दूसरा ऑप्शन है वोल्टमीटर का, तीसरा ऑप्शन है वाट मीटर का, और चौथा ऑप्शन है वाट आवर मीटर का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 15 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। CRO जो है एक प्रकार का वोल्ट मीटर ही होती है। CRO का फुल फॉर्म जो होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 15 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज की। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 16। यहाँ पर आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना है। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में 58 है, और उसका बाइनरी में समतुल्य मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और हालांकि थोड़ा सा हम बता देते हैं 58 का जब हम हेक्साडेसिमल है, जब इसका बाइनरी समतुल्य में लिखेंगे तो मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसके घात वाला रूल से आसानी से समझ पाएंगे। पहले हम मान लिख लेते हैं 58 तक। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हम 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32। अब 32 तक यहाँ इसलिए आया कि टोटल का योग करेंगे तो मान 58 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 32 तक लिखे। अब इसका हम 0 का मतलब यहाँ पर ऑफ होता है, और 1 का मतलब ऑन होता है। तो जिस मान का हम योग करेंगे वहाँ पर 1 लिखेंगे, और जिस मान का छोड़ देंगे यानी कि ऑफ रहेगा उसका मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 और 16 जोड़ेंगे 48, 48 और 8 56, और 56 में 2 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। यानी कि इसका मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, और ये 4 का मान ऑफ है यानी कि यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर 1 का मान ऑफ होगा, इसलिए यहाँ पर 0 होगा। यानी कि 111 कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 16 का ए के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद आसान है। एक गुणनखंड बीजगणित के द्वारा भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अल्टरनेटर की तुल्यकालीकरण से संबंधित है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन से संबंधित है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आर्मेचर प्रकार में दोनों अल्टरनेटर का समान होना, यानी कि जो आर्मेचर का प्रकार है वो दोनों अल्टरनेटर में समान होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है दोनों की अल्टरनेटर की क्षमता समान होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है दोनों की आवृत्ति समान होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है
दोनों की आवृत्ति की गति समान होनी चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन यहाँ जो है हम सी के साथ चूज करेंगे। दोनों की आवृत्ति जो होनी चाहिए समान होनी चाहिए। इसके अलावा फेज सीक्वेंस भी समान होनी चाहिए, फेज कोण भी समान होनी चाहिए। तो ये सब सिंक्रोनाइजेशन की महत्वपूर्ण शर्त हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 18 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कम दक्षता के साथ पावर डॉट डॉट एम्पलीफायर है, यानी कि कम दक्षता के साथ पावर डॉट डॉट एम्पलीफायर है क्या है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। कम अग्र बायस होती है, कम उल्टा बायस होती है, अधिक डीसी पावर खपत करता है और निम्न में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो एम्पलीफायर होती है अगर उसकी दक्षता जो होगी कम होगी तो उसका जो पावर खपत है वो बढ़ जाती है, तो अधिक डीसी पावर खपत होगी। राइट ऑप्शन हम 19 के साथ सी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चन है, इसके आगे वाला क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है डॉट डॉट कंट्रोल पैनल के अंदर विद्युत तारों का एक मार्ग प्रदान करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है रेसवे, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन है लिमिट स्विच और चौथा ऑप्शन है ELCB। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20वां का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। कंट्रोल पैनल के अंदर विद्युत तारों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, उसको हम लिमिट स्विच कहते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 20वां का सी के साथ चला जाएगा। तो एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 हम जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी प्रकार आप प्यार देते रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।